नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मोतला और आज मैं बात करने वाला हूँ राजपूत समाज की, उसकी प्रतिष्ठा की, करणी सेना के प्रदर्शन की, मुगलों की, राजपूत रजवाड़ों और मुगलों के आपस में संबंध की और राजपूत समाज की प्रतिष्ठा की। और इस प्रतिष्ठा की बात इसलिए कि क्या करणी सेना ने राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया है और इससे राजपूत समाज की प्रतिष्ठा पर बट्टा लग गया है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और करणी सेना को चलाने वाले जो लोग हैं, इस संगठन में जो लोग हैं, क्या वो राजपूत समाज के आइकॉन हैं, आदर्श हैं, जिनके रास्ते पर चल करके इस कौम के युवा अपने समाज की प्रतिष्ठा को ऊंचाई देना चाहते हैं? तो क्या करणी सेना के प्रदर्शन के बाद, उनकी अभद्रता के बाद, दिखाई गई गुंडई के बाद, उनकी लफंगई के बाद और जिस भाषा का प्रयोग किया गया, वो चाहे रामजीलाल सुमन के बयान के बाद आगरा में उनके घर पे प्रदर्शन करने गए हुए करणी सेना के हजारों लोग हों या फिर आगरा में हुई रैली में 50,000 की भीड़ और उन पे बोलते हुए वक्ताओं के द्वारा वक्तव्य और अलग अलग लोगों के द्वारा जो दिए गए बयान हैं, वो चाहे अखिलेश यादव को गोली मारने की बात हो या फिर रामजीलाल सुमन के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग का मामला हो, तो क्या इससे राजपूत समाज की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगी है? राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को बट्टा नहीं लगा है? और करणी सेना के इस प्रदर्शन ने एक ऐसे पुराने समाज को, जिसका हजारों साल का अपना एक इतिहास है, बलिदानों का, कुर्बानी का इतिहास है, देश का काम करने का इतिहास है, जो किसान है, मेहनत कश है, जो फौज में सिपाही से लेकर के देश के हर मोर्चे पर काम करने वाले लोग हैं और जान देने तक की इनकी अपनी भूमिका रही है, तो क्या ऐसे हजारों साल से प्रतिष्ठित बने हुए समाज ने और उसमें उत्पन्न हुए कुछ संगठनों के काम ने राजपूत समाज की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाई है? आज इस पर बात होना बहुत आवश्यक है। हम आपको सिलसिलेवार बताते चलें कि रामजीलाल सुमन जब राज्यसभा में उन्होंने एक बयान राणा सांगा को लेकर के दे दिया और राणा सांगा की प्रतिष्ठा राजपूत समाज की प्रतिष्ठा से जुड़ती है, हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं। लेकिन इतिहास के कुछ ऐसे संदर्भ होते हैं जिन संदर्भों को न चाहते हुए भी वो सामने किसी न किसी के द्वारा आते ही हैं। और जब इतिहास को इतिहास के तौर तरीकों से नहीं पढ़ा जाता, इतिहास को इतिहास के तरीके से नहीं जाना जाता, इतिहास में पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को नहीं समझा जाता, इतिहास में हार जीत के कारणों को नहीं जाना जाता, तब तक वो इतिहास नहीं होता। प्रतिष्ठा होना अलग बात है, इतिहास की घटनाएं अलग बात है। और इतिहास की किताब कोई धर्मशास्त्र नहीं होती और उस पर की गई टिप्पणी ईश निंदा नहीं होती। अगर हम ईश निंदा की तरह इतिहास के पन्नों को लेने लगेंगे और इतिहास के पन्ने अपने तरीके से पलटना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हर समाज के लोगों को दिक्कत होना अवश्य भावी होगा। हम आपको बताते चलें कि रामजीलाल सुमन जब राज्यसभा में ये बयान दे रहे थे और उन्होंने जब ये कहा कि सभापति महोदय, आजकल इन दिनों और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग औरंगजेब को लेकर के, बाबर को लेकर के जिस प्रकार का तोहमत गढ़ते हैं मुसलमानों पर और उनमें बाबर का और औरंगजेब का डीएनए बताते हैं, जबकि इस देश का मुसलमान मोहम्मद साहब के रास्ते पर चलने वाला है, सूफी संतों के रास्ते पर चलने वाला है और वो देश के लिए भी काम करने वाला है, तो वो बाबर के और औरंगजेब के डीएनए के लोग नहीं हो सकते। हम आपको यहाँ ये भी याद दिला दें कि बाबर और औरंगजेब यहाँ राज करने के लिए आए, राज उन्होंने किया। अब उनकी संतानें या मुगलों के साथ आने वाले लोग कितने देश में रहे होंगे, अगर आप उनकी पहचान करेंगे तो देश में मुश्किल से 1,00,000-2 लाख की संख्या में शायद ही उन मुगलों के वंशज मिल सकें। जबकि
मुसलमानों की संख्या इस देश में 18-19 करोड़ है। 18-19 करोड़ लोग जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने हैं वो हमारे ही समाज के लोग थे, हमारे ही बीच के लोग थे, जो अलग अलग जाति के लोग थे, और उनको अपना हिंदू धर्म की आस्थाओं के प्रति कहीं ना कहीं उदासीनता उनके मन में आई और उनको इस्लाम अच्छा लगा, वो इस्लाम में चले गए। और कुछ लोगों की हम इस बात को भी स्वीकार करने को तैयार हैं, जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब के डर से वो मुसलमान बने थे। हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, लेकिन आज का ये प्रकरण हमारा बात करने का नहीं है। तो रामजी लाल सुमन कहने लग रहे थे, क्या इस तरह से कहना, मुसलमानों में बाबर का डीएनए बताना, औरंगजेब का डीएनए बताना, किसी को भी मौलाना कह देना, और विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को, नेताओं को जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जोड़ करके न जाने इस देश में क्या क्या कहा जाता रहा है। और 10-12 साल से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा है, और आरएसएस का जो अपना सपना था 100 साल बाद वो कब पूरा होता नजर आया है, तब से न जाने क्या क्या तोहमत गढ़ी जाती रही है विपक्षी नेताओं पर। और वो भी तब जब वो हिंदू धर्म के नेता हैं, वो भले ही राहुल गांधी हों, भले ही अखिलेश यादव हों और लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों और उद्धव ठाकरे जब बीजेपी के साथ थे तब वो बड़े हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस के और शरद पवार के साथ चले गए, उनके ऊपर भी न जाने क्या क्या टिप्पणियां की गई। वो चाहे हेमंत सोरेन हो, वो चाहे केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, और मैं तमाम उन नेताओं की लंबी फेरिस्त आपके बीच में न गिनवा पाऊंगा, न रख पाऊंगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनके बारे में मुसलमानों से जोड़ करके तुष्टीकरण की बात कह करके क्या क्या तोहमत गढ़ी गई है, और मीडिया ने क्या क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। मीडिया के बैठे हुए तमाम एंकर और टीवी अखबार वाले हर रोज हिंदू मुस्लिम करने के सिवाय उन्होंने क्या किया है, इसकी पृष्ठभूमि मैं इसलिए आपसे बता रहा हूं ताकि पूरे विषय को आपके बीच में रखा जा सके। मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी समरसता का नारा उछालते हुए, राष्ट्रवाद की बात कहते हुए, सबका साथ सबका विकास का नैरेटिव गढ़ते हुए और सांप्रदायिकता के रथ पर सवार होकर के जब समानता की बात करती हुई वो आई, तो लोगों को लगा कि यही एक पार्टी है, शायद सबका भविष्य संवारने का काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से 10-12 सालों में विकास करने की बजाय, बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय, उनके काम को आगे बढ़ाने की बजाय, किसानों की जो समस्या है उसका निस्तारण करने की बजाय, जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग हर रोज दिया जाता रहा है और नफरत का एक उन्माद समाज में देखने को मिला है, इससे कोई कैसे भुला सकता है, और कोई इस समस्या से अछूता नहीं रहा है। लगातार वही तो चल रहा था। कभी औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात थी, कभी बाबर को कुछ कहने की बात थी, और कभी अकबर के बारे में न जाने क्या क्या कहने की बात थी। तो अगर आप उस तमाम इतिहास की बात करोगे, कोई ना कोई पन्ना रोज पलटने की कोशिश करोगे, तो उस पन्ने में जहां कहीं अकबर का नाम होगा, वहीं मान सिंह का, जसवंत सिंह का भी नाम होगा, शक्ति सिंह का भी नाम होगा। कहीं अगर औरंगजेब का नाम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जयसिंह का भी नाम होगा, और यदि बाबर का नाम होगा तो किसी और राजपूत रजवाड़े का भी नाम होगा। फिर आप इससे क्यों अपने आप का मन चुराते हो? क्यों इसको सुनना पसंद नहीं करते? क्यों बात करना पसंद नहीं करते? जब आप 10-12 साल से लगातार इसी प्रकार का नैरेटिव गढ़ते चले जा रहे थे, इस देश के एक अल्पसंख्यक समाज जिसकी आबादी हमने बताया 18-19 करोड़ देश में है, उनको गद्दार घोषित करने में लगे थे। बाबर का डीएनए और औरंगजेब का डीएनए उनमें बताया जा रहा था मुगलों की संतान कह करके उन्हें कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया जा रहा था। तब उछल करके आप बड़े नारे लगाया करते थे, आपको बड़ा अच्छा लगता था। उसी में राष्ट्रवाद, देशभक्ति आपको नजर आया करती थी। लेकिन तब रामजी लाल सुमन ने एक बयान क्या दे डाला, उससे कई लोगों को बहुत सारी परेशानी हो गई। हो सकता है कि किसी की भावनाओं को इससे चोट पहुंची हो, भावनाओं को चोट पहुंच सकती है। हमारा मन ही ऐसा है कि हम
जो इतिहास में हुए हमारे महापुरुष हैं या जिनको हम अपना पूज्य मानते हैं, तो उसके प्रति हमारा अगाध प्रेम होता है। ये सच है। इस बात को लेकर के भावना जरूर आहत होती हैं, लेकिन आहत होने का मतलब तो हिंसा करना नहीं है। आहत होने का मतलब तो एक सांसद के घर पर जो चुने हुए सांसद हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, और वो एक ऐसी पार्टी के सांसद हैं जो पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मसलन अखिलेश यादव की पार्टी है, और वो ऐसे नेता हैं जो दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, जिनकी आबादी इस देश में सबसे ज़्यादा है, और वो ऐसे समाज के नेता हैं जिस समाज का चमार रेजिमेंट रहा है। आपको ये मैं याद दिला दूं कि चमार रेजिमेंट जो 1943 में 1 मार्च 1943 में बना था मेरठ छावनी में, और उसको द्वितीय विश्व युद्ध में कोहिमा में भेजा गया था, तो उसने जापानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना जो आज़ाद हिंद फौज थी, वो अंग्रेजों पर हमला करने के लिए आ रही थी, भारत को मुक्त कराने के लिए आ रही थी। तभी कोहिमा में इस चमार रेजिमेंट के तमाम सिपाहियों को, सैनिकों को, अधिकारियों को ये आदेश दिया गया कि आपको आज़ाद हिंद फौज को आने से रोकना है। लेकिन आज़ाद फौज के उन लाखों तमाम सिपाहियों ने, उन सैनिकों ने, उन अधिकारियों ने अंग्रेज सरकार के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। और ये तथ्य है, आप जाकर के देख सकते हो सेना के तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर। चमार रेजिमेंट ने लड़ने से मना कर दिया था, और इसलिए मना कर दिया था ये कहते हुए अंग्रेज सरकार को इनकार कर दिया था कि आज़ाद हिंद फौज में तमाम जो सैनिक हैं वो हमारे देश के बासिंदे हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो श्रद्धा है उनके प्रति वो हमारे दिल में है, वो देश के नायक हैं, और हमारे वो नायक इस देश को अंग्रेजों से यानी आपसे मुक्त कराना चाहते हैं, और हम भी मुक्ति चाहते हैं। और तब उनको कहा गया कि हजारों साल तुम्हारा शोषण हुआ है और तुम्हारे ऊपर त्रासदियां बन करके टूटी है, तो क्या ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार का आदेश नहीं मानोगे? चमार रेजिमेंट ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि हम मानते हैं कि हजारों साल से हमारे साथ त्रासदियां हुई हैं, शोषण हुआ है, और हम वंचित रहे हैं। हमको पानी तक को बिना छूने दिया गया है, हमारे पीछे झाड़ू बांधी गई है, गले में हंडी लटकाई गई है। ये तमाम सवाल हैं, और हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। हमको समानता, समरसता और समता मूलक और समाजवादी व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि हमारे नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और वो अंग्रेजी सत्ता को अपदस्थ करना चाहते हैं, अंग्रेजी सत्ता ने हमारे लोगों का बहुत शोषण किया है, तो पूरे देश का बहुत शोषण किया है, इसलिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना पर गोली नहीं चलाएंगे, चूँकि वो हमारे देश के बासिंदे हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट के तमाम सैनिकों के साथ क्या क्या जुर्म नहीं किए, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस समाज के हजारों लोगों को मारा गया जो सेना में भी नहीं थे, लेकिन वो समाज देश के सामने नहीं झुक पाया। देशभक्ति का इससे बड़ा उदाहरण भला और क्या हो सकता है? रामजी लाल सुमन उसी समाज से आते हैं। रामजी लाल सुमन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के परिवार से आते हैं। रामजी लाल सुमन उस बहुजन समाज के अगुवाई करने वाले नेताओं में से एक हैं, जो जुर्म के खिलाफ लड़ते हैं, जो तानाशाही के खिलाफ आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। वो ये कह रहे थे कि अगर आप सब में बाबर का, औरंगजेब का और विदेशी आक्रांताओं का डीएनए बताने लगोगे तो फिर ये सवाल उठेगा कि उन मुगलों को, उन आक्रांताओं को इस देश में बुलाने वाले कौन थे, और वो जो बुला रहे थे वो आखिर क्या थे। और आप अगर ऐसा कहने लगोगे तो फिर ये एक बात बढ़ती चली जाएगी, हर किसी के बारे में इस प्रकार की बातें कही जाएंगी। देश का क्या होगा? देश आखिर जा कहाँ रहा है? और यदि मुसलमान बाबर की संतान है, गद्दार बाबर की संतान है, तो आपका मतलब राजपूत समाज नहीं था, करनी सेना वाले नहीं थे, अन्य समाज नहीं था जिन्होंने इस बात को अपने ऊपर लिया है। ये सवाल जिससे पूछना चाहिए था उससे सवाल नहीं पूछा गया है। आपका मतलब ये था
जब रामजीलाल सुमन बोल रहे थे उसके विमर्श को समझने की कोशिश नहीं की गई और ये विमर्श में नहीं लिया गया। रामजीलाल सुमन जब बोल रहे थे कि गद्दार बाबर की संतान मुसलमान हैं और आप गद्दार राणा सांगा की संतान हैं, क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलवाया था। क्या ये तथ्य नहीं है? बाबर को बुलवाने में राणा सांगा की क्या भूमिका नहीं थी? भारत एक खोज जो सीरियल चला है, जिसके सैकड़ों एपिसोड आए हैं, उसके 31 मसलन 31 नंबर एपिसोड में क्या राणा सांगा का वो वक्तव्य नहीं है, वो बयान नहीं है, वो संवाद नहीं कर रहे हैं अपने मंत्री से कि बाबर को हमने बुलवाने का न्योता बोल दे दिया है, अब बाबर आएगा तो इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर देगा और हम आगरा तक अपना शासन स्थापित कर लेंगे। और जब उसके मंत्री कहते हैं कि बाबर अगर यहीं रुक गया, तो राणा सांगा कहते हैं कि औरंगजेब रुका क्या, चंगेज खां रुका क्या, ये लुटेरे हैं, लूटपाट करके चले जाएंगे और हमारा साम्राज्य बढ़ जाएगा। तो एक राजा की जो राणा सांगा थे, ये रणनीति रही होगी, ये कूटनीति रही होगी। और हर राजा वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, किसी धर्म के प्रति उसकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन राजा हिंदू मुसलमान और या किसी धर्म का राज स्थापित नहीं करता। इसीलिए राजा राणा सांगा की जो कूटनीति थी, जो रणनीति थी, वो यही थी कि वो बाबर को बुलवाएंगे, बाबर इब्राहिम लोदी को मार देगा, अपदस्थ कर देगा और उनसे बात हो गई है, ये तमाम हमारा साम्राज्य बन जाएगा, हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ होता, इब्राहिम लोदी से लेकर के तमाम जो उस समय के तुर्क थे, पठान थे, जिनका राज देश में था, अगर उनको अपदस्थ कर दिया जाता और राणा सांगा का प्रभाव और राणा सांगा का साम्राज्य सब जगह स्थापित हो जाता, अगर इस रणनीति पर काम किया जाता, तो क्या हम तभी 1526 में ही आजाद ना हो जाते? सोचिए, हम विमर्श पर ना जा करके, संवाद ना करके, वितंडा कुतर्क करके, समाजों को घेर करके, किसी के घर पर बुलडोजर ले जा करके जब बात करते हैं तो उसमें कहीं विमर्श नहीं दिखाई देता, बल्कि हम विमर्श के विपरीत जा करके जब बात करते हैं तो ये तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए रामजीलाल सुमन इसी आशय को लेकर के बात कर रहे थे, जिनको विमर्श में लेने की कोशिश नहीं की गई। वो ये कहना चाह रहे थे कि हर किसी को अगर गद्दार कहने लगेंगे, इसका डीएनए उसके डीएनए में है, तो ये तमाम तरह की बात कही जाएगी। राणा सांगा और बाबर के बीच में जो था, ये रणनीति का हिस्सा था। बाबर आए, फिर नहीं गए, और बाबर ने जो कहा और जो समझौता हुआ था कि लोदी के खिलाफ जो युद्ध होगा राणा सांगा उसमें आएंगे, जबकि आप जानते हैं कि राणा सांगा उसमें नहीं आए थे, और वहीं बाबर और राणा सांगा की बात आपस में बिगड़ गई और बाबर एक बार आए तो यहीं पैर फैला करके बैठ गए, जो बहुत मुश्किल भारत के लिए वक्त था। अगर उस रणनीति को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया होता, राणा सांगा के जो तमाम सलाहकार थे वो सही तरीके से उनको सलाह दिए होते और बाबर के साथ समझौते में जो तय हुआ था ये बात हुई होती। इसे गद्दारी से जोड़ना, इसे कुतर्क करना, वितंडा करना, हमें लगता है मानसिक दिवालियापन है। एक राजा की अपनी कूटनीति है, रणनीति है, और उस रणनीति में राणा सांगा सफल भी हो रहे थे। कारणों को ये ढूंढना चाहिए कि बाबर जब आया, पानीपत में युद्ध इब्राहिम लोदी से हुआ, तब राणा सांगा साहब क्यों नहीं गए? कारण क्या था और उनके रणनीतिकारों ने आखिर ये गलती क्यों की? सवाल इतना सा है। उसके बाद रामजीलाल सुमन ने जब कहा, आपने करनी सेना के द्वारा देखा क्या उन्होंने प्रदर्शन किया, किस तरीके से वो बुलडोजर लेकर के गए और बुलडोजर ले जा कर के उन्होंने किस तरह का हंगामा वहाँ काटा, किस तरह की भाषा बोली, तोड़ फोड़ की। और उसके बाद 12 तारीख को आगरा में जो रैली हुई, 50,000 लोग देश भर से राजपूत समाज के उसमें जुटे। करणी सेना के अन्य छोटे छोटे संगठनों के आह्वान पर ये आयोजन किया गया था और उस आयोजन के भीतर में जितने वक्ता
और जितने बयान वीर सामने आए उन्होंने अपना अपना बयान दिया। देश के तमाम मीडिया प्लेटफार्म पर और तमाम वीडियोज उनकी वायरल है। उनमें ये भी वायरल है कि किस तरीके से रामजी लाल सुमन के बारे में वो लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि रामजी लाल सुमन के विषय में तो शुरू से ही वो कभी जीभ काट लेंगे और कभी तूक चाटना पड़ेगा और कभी इतने पैसे देंगे जो उनके साथ ये कर देगा, यानी मारने तक की धमकियां लगातार मिलती चली गई। एक दलित सांसद के प्रति जो सरकार का रवैया उनकी सुरक्षा को लेकर के होना चाहिए था, हालांकि जिस दिन ये रैली हुई उस दिन सुरक्षा के जरूर बंदोबस्त किए गए, लेकिन जिस दिन उन पर हमला हुआ उस दिन क्या बंदोबस्त थे सरकार के पास, इसका कोई जवाब नहीं है। और इस रैली के बीच में अखिलेश यादव को भी जान से मारने की बात, गोली मारने की बात कही गई, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े सूबे के और उनके पिताजी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसान परिवार से आते हैं और पिछड़े समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, मसलन पीडीए का पूरे देश भर में आज नेतृत्व कर रहे हैं। और अखिलेश यादव देश का वह उभरता हुआ राजनीतिक सितारा है जिसके प्रभाव को देखते हुए और जिसके राजनीतिक कौशल को देखते हुए अच्छे की हवा टाइट होती चली जा रही है। तो क्या यही कारण है कि अखिलेश यादव को लेकर के जिस प्रकार का बयान दिया गया, सरकार ने उस पर संज्ञान लिया क्या? और जो बयान देने वाले लोग थे, क्या राजपूत समाज उनसे किनारा करेगा? और जिस तरह का रैली में लोगों ने अपनी बात की, उसमें असभ्यता का प्रदर्शन किया गया और बात जिस तरीके से जिस ढंग से की जानी चाहिए थी उस ढंग से बात होती हुई नजर नहीं आई। तो क्या राजपूत समाज की प्रतिष्ठा पर इससे दिक्कत नहीं हुई? राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाया गया, पट्टा नहीं लगा? और क्या कोई शालीनता का परिचय दिया गया, शालीन बयान दिया गया? जिस तरह का राजपूत समाज का अपना इतिहास है, राजपूत समाज का अपना गौरव है, राजपूत समाज का अपना बलिदान है, राजपूत समाज का योगदान देश के लिए है। और इतना पुराना समाज, जो समाज देश के लिए हमेशा तैयार रहता है, किसान से लेकर के तमाम तरह का काम देश के लिए करता है, देश के लिए लगा रहता है, जिनकी अपनी एक बड़ी प्रतिष्ठा है। तो करनी सेना के इन कामों की वजह से क्या राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को पट्टा नहीं लगा? और क्या राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और राजपूत समाज का नेतृत्व करने के लिए ओकेंद्र राणा जैसे लोग होंगे जिन पर मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप है, जो पकड़े भी गए हैं और जो एंटी सोशल माने जाते हैं, असामाजिक माने जाते हैं, तो क्या ऐसे असामाजिक लोगों के रास्ते पर चल करके ये कौम जो राजपूत कौम है अपना आइकॉन चुनेगी? जिस कौम में बड़े बड़े आइकॉन हुए हैं, बड़े बड़े आदर्श हुए हैं, महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर हुए हैं और न जाने हजारों हजार लोग हुए हैं, तो क्या उनके पास ओकेंद्र राणा जैसे मोटरसाइकिल चुराने वाले जो उन पर आरोप लगा है, हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है लेकिन उन पर मोटरसाइकिल चुराने का आरोप लगा है, ओकेंद्र राणा पर हरियाणा के रहने वाले हैं, राजस्थान की पुलिस ने उनको पकड़ा भी है, तो क्या ऐसे लोग राजपूत समाज के आइकॉन होंगे, आदर्श होंगे, आइडियल होंगे और ओकेंद्र राणा जैसे लोगों के रास्ते पर राजपूत समाज चलेगा? राजपूत समाज जिसके नाम पर देश भी गौरवान्वित होता है, राजपूत समाज जिसका नाम लेकर के लोग अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं, राजपूत समाज जो अच्छे भाईचारे के लिए भी जाना जाता है, लेकिन क्या ओकेंद्र राणा जैसे असामाजिक तत्व जिन पर गंभीर आरोप हैं, जो लोगों को भड़काने के लिए जाने जाते हैं, जो राजपूत समाज के यूथ को, युवाओं को कहीं ना कहीं भड़का करके उनको रास्ते से भटकाने का भी काम कर रहे हैं, जिस समाज के युवक युवतियों को रोजगार के लिए लड़ना चाहिए था, सरकार की आंख में आंख डाल करके बात करनी चाहिए थी,
वो इस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन करके समाज की प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और क्या करनी सेना ने ठेका ले लिया है राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने का, राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को बट्टा लगाने का? और क्या करनी सेना राजपूत समाज में इतनी बड़ी हो गई है, ओकेंद्र राणा जैसे राजपूत समाज के इतने बड़े आइकॉन हो चले हैं, जिस समाज में बहुत बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, बात करने के लिए व्यवहार के लिए जाने भी जाते हैं, शिक्षाविद भी हैं, क्या वो पीछे रहेंगे? और जब रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर ये आरोप लगाया तो राणा सांगा का तो परिवार भी है, उस वंश का अभी रियासतदान भी मौजूद हैं, उदयपुर में उनके वंश के लोग भी हैं, तो उनकी तरफ से सफाई देने के लिए या इस पर कड़े से कड़ा बयान देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए उस राजघराने से आखिर क्यों नहीं आया कोई? ये भी सवाल है। और जिनका इससे कोई मतलब ही नहीं है, हो सकता है उस जाति में वो पैदा हुए, अपनी जाति का कम से कम आदमी के अंदर भावना होती है, संवेदना होती है, हम इस बात को जरूर मानते हैं, लेकिन जो मेवाड़ राजघराना है जो अब उदयपुर में स्थापित है, तो क्या उस राजघराने की तरफ से, उनके वारिसों की तरफ से इस पर कोई बयान आया क्या? और बयान क्यों नहीं आया? और ये करनी सेना ने जिस तरह का उद्दंड देश में फैलाया, बवाल किया और अमर्यादित भाषा बोली गई, अखिलेश यादव तक पर गोली मारने की बात कही गई, जीभ काटने की बात रामजीलाल सुमन के लिए कही गई, ये क्या संवैधानिक बात है, लोकतांत्रिक बात है? क्या ये बातें राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा रही हैं, प्रतिष्ठा को बट्टा नहीं लगा रही हैं, प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं कर रही हैं? और हजारों साल के इस समाज ने जो अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित किया था, जो स्वाभिमान को अर्जित किया था, क्या उस स्वाभिमान को पीछे धकेलने का काम करनी सेना नहीं कर रही है? आखिर क्या कारण है? इस समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके नाम पर ये मसला हल हो सकता था, क्या उनके 4 लोग रामजीलाल सुमन से जाकर के नहीं मिल सकते थे? और शायद वो 4 लोग मिले होते तो रामजीलाल सुमन अपने बयान को वापस ले लेते, वो जिद पर नहीं अड़ते, लेकिन जोर जबरदस्ती लाठी डंडों के बल पर तलवारें लहरा करके, लोकतंत्र में जब आप लोग तलवारें इस तरीके से लहराते हो तो हमें लगता है जैसे भारत का दृश्य ना हो करके किसी देश, ऐसे देश का दृश्य है, सीरिया का दृश्य है, या ऐसे देश का दृश्य है जहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ हो। यहाँ तो संविधान का शासन है, लोकतंत्र है, तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, गणतांत्रिक राज्य में और समाजवादी व्यवस्थाएं जहां कायम हो, वहां इस प्रकार की बात की जाती है क्या? मेरा राजपूत समाज के उन तमाम लोगों से जो बुद्धिजीवी हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं और राजनेता भी हैं, वो आगे आकर के इन समस्याओं का समाधान करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ओकेंद्र राणा जैसे असामाजिक लोगों पर, जैसा कि उन पर आरोप लगा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आरोप के आधार पर कह रहे हैं, क्या ओकेंद्र राणा जैसे असामाजिक लोगों के ऊपर आप इस समाज की प्रतिष्ठा को छोड़ दोगे? जो आपके पूर्वजों ने हजारों साल, चूँकि राजपूत समाज हमारा समाज है और हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो मेहनत करके, अपनी जान दे करके, अपना बलिदान दे करके, खून बहा करके, पसीना बहा करके और इस देश के लिए मेहनत कर करके जो राजपूत समाज के लिए प्रतिष्ठा कायम की है, क्या उस प्रतिष्ठा को इस समाज के तमाम बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, वकील, पत्रकार, डॉक्टर, जो समाज में अगुवाई करने वाले लोग होने चाहिए, क्या इसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगने देंगे, प्रतिष्ठा खत्म हो जाने देंगे और समाज को कहीं ना कहीं नेपथ्य में ले जा करके छोड़ेंगे ये करनी सेना वाले? और क्या आप देखते रहेंगे? ये वीडियो इसीलिए मैं बनाने के लिए आया। और जहाँ तक मुगलों का राजपूत रजवाड़ों का संबंध है, आम राजपूत का इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी क्या रणनीति रही थी,
ये अलग विषय है। और जब वो मुगल आए, राजपूत रजवाड़ों ने किस तरीके से साथ दिया आपको पता है। उनका आपस में शादी तक लड़कियों का करने का मामला राजपूत रजवाड़ों का रहा है मुगलों के साथ। उनका स्वार्थ रहा होगा, लेकिन आम राजपूत समाज को इसके लिए बिल्कुल तोहमत नहीं गढ़ी जा सकती। वो एक इतिहास की घटना थी, हो गई, वो बीत गया, उसको छोड़ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर इसी तरीके से एक दूसरे को गद्दार और उस पर शक किया जाता रहेगा, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। और इस व्यवस्था को छोड़ करके हम आगे बढ़ें नए युग की ओर। भारत के लिए आप सबकी आवश्यकता है। आप सब भारत के बासिंदे हैं। सब वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ और कौम के लोग भारत के बेटे हैं। और आप में से अगर एक भी अलग होता है या एक की भावना भी कहीं ना कहीं भड़कती है अपने दूसरे भाई से, तो उससे भारत कमज़ोर होता है। हमें कमज़ोर करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आओ मिलजुल करके सद्भाव के रास्ते पर आगे बढ़ें, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाएं, सद्भाव लाएं, जातीय जो हमारी आपस में विद्वेष आया है उसको दूर करें। दलित भी हमारा भाई है, पिछड़ा भी हमारा भाई है, राजपूत भी हमारा है, ब्राह्मण भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है, सिख ईसाई भी हमारा है, बनिया भी हमारा है, गुर्जर जाट भी हमारा है, सैनी गडरिया भी हमारा है। आओ हम सब मिल करके, अहीर भी हमारा है, हम सब मिल करके एक साथ आगे बढ़ें और इनका निराकरण करने की कोशिश करें। और फिर से मेरा राजपूत समाज के उन तमाम लोगों से ये अनुरोध है जो बुद्धिजीवी हैं, समाज की प्रतिष्ठा उनके कंधों पर है, वो कम से कम करणी सेना के इस अभद्र व्यवहार, असंवैधानिक काम, हुड़दंग, कुतर्क और गुंडई और लफंगई और ओकेंद्र राणा जैसे राजपूत समाज के युवाओं के बन रहे आइकॉन के भरोसे इस राजपूत समाज को मत छोड़िएगा साहब। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये हमारा समाज है, हजारों साल की अपनी प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा को बचाइए। ओकेंद्र राणा पर आरोप लगे हैं मोटरसाइकिल चोरी के। ओकेंद्र राणा को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोप है कि उन्होंने मोटरसाइकिल चुराई है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर और करणी सेना, जिसका समाज के लिए एक भी काम करने का अपना इतिहास नहीं है, सद्भाव का हो, रोजगार के लिए कोई काम किया हो, किसान के लिए काम किया हो, राजपूत समाज की बेटी बेटों के लिए रोजगार मांगने की, नौकरी मांगने की, या करण जो अब अग्निवीर की योजना लागू हुई जो 4 साल की कर दी है, तो क्या उसमें राजपूत समाज के लड़के लड़की नहीं जाते थे? उनकी नौकरी को सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है और सेना में 4 साल की नौकरी की है। तो क्या करणी सेना के लोग उस पर लड़ते हुए नजर आए हैं आपको? तो आपको नहीं लगता कि करणी सेना, ओकेंद्र राणा जैसे तमाम लोग, राजपूत समाज जो पुराना समाज है जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है, ये लोग राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं? आपको कैसा लगा? इस वीडियो में हमको राय जरूर दीजिएगा। और किसी समाज के प्रति हमारी दुर्भावना नहीं है, लेकिन चूंकि इस सारे प्रकरण को हम देख रहे हैं और हम दुखी मन से आज ये वीडियो बनाने के लिए आए हैं, चूंकि राजपूत समाज हमारा है, हमारे देश का प्रमुख समाज है और इस प्रमुख समाज का अपना हजारों साल का इतिहास है, जिसमें अभी बुद्धिजीवी लोग भी हैं, किसान भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं। आओ मेरा आपसे निवेदन है कि इस समाज की प्रतिष्ठा को बचाओ, चूँकि हमें लगता है करणी सेना ने और ओकेंद्र राणा जैसे लोगों ने राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को बट्टा लगा दिया है। आपके क्या विचार हैं, क्या राय है, हमको ज़रूर दीजिएगा। हम ये लोगों के बीच में जो खबरें आ रही हैं, जो इस समय लोगों के मन में सवाल है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। हमारे पास ओकेंद्र राणा का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन जो आरोप लगे हैं उसके आधार पर हम आपके बीच में बात रख रहे हैं। तो ये हमने बात आपके बीच में रखी। इस पर जो भी आपकी राय हो हमको ज़रूर दीजिएगा। आपसे अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।